मोदी जी, भारत सरकार इस रिपोर्ट को नकार रही है। वो कह रही है कि इससे तो हमारी बदनामी करने का काम ये कर रहे हैं। इस तरीके का कुछ भारत में है नहीं। ये जो हाँ, भारत में वर्तमान सरकार है, भारत में जो वर्तमान सरकार है श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसका कैरेक्टर ये है कि जो भी उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करता है उसको या तो वो झूठा साबित कर देते हैं या उसे देशद्रोही कहते हैं। तो गनीमत है कि इस रिपोर्ट को बनाने वालों को अभी तक इन्होंने भारत का शत्रु घोषित किया नहीं तो ये लोग वो भी कर सकते थे। यहाँ मैं कुछ बातें साफ करना चाहूंगा कि 127 देशों की सूची में भुखमरी के मामले में भारत का नंबर 127 है। और जो भारत से छोटे देश हैं, जिनको भारत से कमजोर देश कहा जाता है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल का नंबर 68 है, श्रीलंका का नंबर 56 है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, जब और फिर चीन जिसकी जनसंख्या भारत से बहुत ज्यादा है वो शीर्ष पर है, नंबर 1 पे है। तो सवाल यह है कि आपके देश का सिस्टम क्या है, सरकार की प्राथमिकता क्या है। भारत की वर्तमान सरकार की प्राथमिकता तो देश के कुछ बड़े पूंजीपति हैं। आपने देखा कि पिछले 1 साल में भारत के 100 बड़े पूंजीपतियों की कुल संपत्ति 94 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। ये 1 साल में हुआ है। और दूसरी तरफ भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते गए, गरीब मेहनत कर जनता दुर्दशा की शिकार हुई। ये जो इंडेक्स के जो मापदंड हैं, उन मापदंडों से ये साफ हो जाता है कि भारत की कुल कुपोषित आबादी 13.7% है। यानी 13.7% आबादी कुपोषित है। 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है वो 35.5% है। और 5 वर्ष से आयु के वो बच्चे जिनका वेट कम है उनका प्रतिशत लगभग 18.7% है। और 5 वर्ष से कम आयु में जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उनका प्रतिशत भी 2.9 है। यानी ये आंकड़े देश की गरीब जनता की दुर्दशा और सरकार का जो कैरेक्टर है वो इसको बताती हैं। अब सवाल है इसके लिए क्या किया जाए। पहली बात जो हमारे दूसरे साथियों ने कही कि आर्थिक स्थिति इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार है। सरकार को सबसे पहले, हालांकि सरकार से उम्मीद की नहीं जा सकती, न्यूनतम सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। आज के जमाने में हर व्यक्ति को कम से कम 28,000 से 30,000 न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। और इस न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो उन बाधाओं को खड़ा कर दिया। कर्मचारियों मजदूरों से उनके आंदोलन करने का हक छीना जा रहा है, उनको उनकी यूनियन बनाने के हक से वंचित किया जा रहा है। 4 श्रम संहिताएं जो थोपी जा रही हैं वो देश की मेहनतकश जनता पे अत्याचार का ही प्रतीक है। हर समस्या के एक राजनीतिक कारण होते हैं। भारत अगर भूखमरी का शिकार है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम राजनीति से दूर हैं, आखिर इस कुपोषण का राजनीति से क्या मतलब, जबकि मैं कहता हूं कि सीधा सीधा मतलब है जब आप सरकार की प्राथमिकता में कुछ बड़े पूंजीपति होंगे तो जाहिर है कि देश की कमजोर जनता का शोषण होगा। भाजपा की सरकार भाजपा जो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये धोखा है। सबका साथ, सबका विकास करने के बाद धोखा है। मान लीजिए अगर एक जगह शेर भी है, बकरी भी साथ है और फिर ये कोई कहे कि हम तो सबके साथ हैं, तो ये वाक्य निश्चित रूप से शेर के पक्ष में जाता है, बकरी के खिलाफ जाता है। तो भाजपा जो कह रही है सबका साथ, सबका विश्वास, ये नारा इस देश के बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है और देश की मेहनत के जनता के खिलाफ है। सवाल यह है कि इसका प्रतिरोध करने के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। अगर इस देश की अधिकांश जनता
कुपोषण, गरीबी, भूखमरी का शिकार होती है, तो ये देश के तमाम सिस्टम पे, विकास के तमाम वादों पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो कि सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। ये जो है आंकड़े, ये आंकड़े पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यदि आप विकास और खुशहाली की बात करते हैं तो भारत भूखमरी के मामले में 105वें नंबर पर क्यों है कुल 127 देशों की सूची में। सरकार में अगर जरा सी भी इंसानियत है, मानवता है, तो इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता में भूखमरी दूर करना होना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता में कुपोषण को दूर करना होना चाहिए, और इस देश का प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके, इसके लिए न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 रुपया करना सुनिश्चित करना चाहिए, और कुपोषण के मामले को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य सेवाओं को, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को इसके लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब खाद्यान्न मिल नहीं पाता, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो नहीं पाती, तो उससे ही कुपोषण बढ़ता है। ये मामला पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। जो हमारे लोग गरीब हैं, जो कि ऐसी बस्तियों में रहते हैं, को मजबूर हैं जहां पर कि एक सामान्य आदमी 2 घंटे बैठ नहीं सकता, वहां वो जी रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, वहां की गंदगी में रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है। तो ये कुपोषण, ये प्रदूषण, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, पूंजीपतियों की बढ़ती संपत्ति, सरकार का पूंजीवादी चरित्र, इन सब का आपस में एक संबंध है। किसी एक को आप दूर करके बाकी चीजों का विश्लेषण कर नहीं सकते। इसी कुपोषण के मुद्दे को हमको इसी व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता है। जी, कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, राशन देने की, फ्री राशन देने की, मध्याह्न भोजन देने की, और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो भी सुविधाएं देती है, ये सारे स्कीम्स तब काम करेंगे जब आपका नंबर होगा 15%, 10% जनता को आपको देना है सहूलियत, तो आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपकी 70%, 80% जनता इन सारी जरूरतों से व्यथित है, और 80% जनता को सरकार की कोई भी स्कीम नहीं दे सकती है जो कि देना चाहिए, तो जरूरी जो मैं कह रही हूँ वो ये है, और जो अरुण कुमार जी भी कह रहे थे, जरूरी ये है कि सिस्टम को बदल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद में जो लोग बच जाएंगे, जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं जगह पा सकते, या गरीब हैं, या बूढ़े हैं, या बीमार हैं, उनको सरकार की स्कीम्स के द्वारा मदद की जा सकती है। सारी की सारी जनता को सरकार की स्कीम्स के द्वारा मदद नहीं की जा सकती, ये संभव ही नहीं है। जी, अरुण जी, सरकार तो रोजगार देने को तैयार है नहीं। चुनाव तो लाभार्थी के बल पर चुनाव जीतने का काम ये सरकार द्वारा किया जाता है, और लाभार्थी को अभी आप देखेंगे हर स्टेट में इस बात का कंपटीशन है कि महाराष्ट्र में भी, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार जो चुनकर आई वो लाडली बहना के नाम पर आई, जिनको 1100-1200 रुपया महीना देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई, महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसको शुरू करने का काम किया, तो जब तक ये लाभार्थी के बल पर सरकार चुनकर आती रहेगी, तो फिर किस तरीके का रोजगार मिलने की फिर कैसी संभावना दिखाई देती है? आप अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद। जो आपने बात कही उसको थोड़ा सा हमको विस्तार में समझना पड़ेगा। 2 तरह की चीजें हैं जो सरकार देती है। एक तो सोशल वेलफेयर की, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, ये अहम चीजें हैं जो सरकार को देनी चाहिए। इनको मैं लाभार्थी की उसमें श्रेणी में नहीं रखता हूँ। जो चीजें दी जाती हैं, जैसे कि साइकिल दे दी, लैपटॉप दे दिया, वो सारी चीजें कही जा सकती हैं कि लाभार्थी की कैटेगरी में हैं, और उनकी जगह मुझे लगता है कि वो पैसा अगर रोजगार पैदा करने में लगाया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि परिवार के हाथ में जब पैसा आएगा तो खुद निर्णय करेगा कि उसको वो पैसा कहाँ खर्च करना है, तो वो मुझे लगता है बेहतर होगा।
लेकिन ये सारी समस्याएं आई क्यों हैं? ये समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि हमारी जो नीतियां रही हैं वो ट्रिकल डाउन पे, टॉप डाउन पे आधारित रही हैं। यानी ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाए, वो रिस्क के नीचे चला जाएगा और जो गरीबों का फायदा हो जाएगा। ऐसी जो नीतियां रही हैं वो उससे जो नीचे का तबका है उसको फायदा नहीं हुआ है। दूसरा, जैसे कि जया जी ने कहा था कि जो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी की रेखा है, उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गरीबी की रेखा है वो समय समय पे निर्भर करती है। जो गरीबी की रेखा 1960 में थी या 1970 में थी, वो आज गरीबी की रेखा नहीं हो सकती है। इसमें जो मिनिमम सोशली नेसेसरी कंजम्पशन है, उसका जो कंजम्पशन होना जरूरी है। तो जैसे कि आज तो वर्ल्ड बैंक की जो गरीबी की रेखा है, इंटरनेशनल गरीबी की रेखा है, वो $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, यानी 26,000 रुपए प्रति माह एक परिवार, 5 लोगों के परिवार के लिए चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे जो ई श्रम पोर्टल है उसमें 94% लोग कह रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है, यानी वो गरीबी की रेखा के ही आसपास हैं। तो इसलिए जो हमारी गरीबी है उसके पीछे जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से रोजगार पैदा नहीं होता है या कम पैदा होता है, वो बहुत ही अहम चीज है। और जैसे कि अगर आप अपना बजट भी देखें तो बजट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, लेकिन वो ज्यादातर जो बजट है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में रखा गया है, संघर्ष क्षेत्र में रखा गया है। बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर वगैरह, पहले तो सड़क बनने में सैकड़ों लोगों को काम मिलता था, अब 10 लोग, बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर और जो ये बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ से 10 लोगों को काम मिलता है। उसी तरह फ्रेट कॉरिडोर में बहुत कम लोगों को काम मिलता है। तो जो पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें काम काफी मिलता था, अब वो भी नहीं है। तो जहाँ पे जो रोजगार ज्यादा पैदा होगा वहां पे सरकार ने कटौती कर दी। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसका कि जिक्र किया गया कि वहां पे 100 दिन का काम मिलना चाहिए, लेकिन आरबीआई बताता है कि सिर्फ 47 दिन या 50 दिन का ही काम मिल रहा है। तो एक परिवार के पास अगर 100 दिन का भी काम नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी समस्या कितनी ज्यादा होगी। दूसरी बात यह कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार काफी पैदा हो सकता है, जहाँ पे कि शिक्षित नौजवान को भी काम मिल सकता है, वहां पे बजट में कटौती कर दी जाती है। उसी तरह आप देखें तो रूरल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर है, वहां पे भी कटौती कर दी गई है बजट में। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जो रोजगार पैदा हो सकता है उसी में कटौती कर दी जाती है, जहाँ पे कि जो रोजगार बहुत कम पैदा होगा वहां पे बढ़त कर दी जाती है। तो सरकार की नीति है कि संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाए और असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये टॉप डाउन नीतियां हैं। इसी के चलते चलते जो बड़े हमारे इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनको तो बेतहाशा फायदा हो रहा है। उनकी जो बढ़त 7% के करीब हो रही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे 5% की गिरावट है, जिसकी वजह से रोजगार हमारा असंगठित क्षेत्र में कम होता चला जा रहा है, उनकी आमदनी कम होती चली जा रही है और इसीलिए वहां पे भुखमरी हो रही है। अब जो भुखमरी का इंडेक्स है वो जो दिखा रहा है कि हमारी जो इस समय 27.3 पे इंडेक्स आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर है वो गरीब नहीं है, या वो भूखे नहीं है, या कुपोषित नहीं है, वहां पे भी कुपोषण है। तो ये तो एक सिर्फ इंडेक्स दिखा रहा है कि इतने लोग तो नीचे हैं, पर उसके जरा ऊपर जो लोग हैं वो भी तो परेशान हैं, वहां पे भी है। तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 13.7% हैं जो अंडर नरिश्ड हैं या 35.5% स्टंटेड हैं। इसके ऊपर जो जरा ही ऊपर है वो भी तो जो परेशान है, वहां पे भी कुपोषण है। हो सकता है उतना कुपोषण नहीं है जितना की जो रेखा दिखाती है। तो रेखा जो अपने आप में है वो ये नहीं दिखाती कि जो और कितने लोग हैं जिनके हाथ में परेशानी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो डिस्कशन हो रहा है इसमें, जैसे कि जागृति जी ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि हमारा पीडीएस कितना काम कर रहा है, वो कितना अनाज दे पा रहा है, और उसमें जो धांधली हो रही है वो कितनी हमने रोकी है। जो मैलनरिशमेंट की वजह से हमारा जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बच्चों का, जो महिलाओं का जो कमजोर हो गया है, उसकी वजह से बीमारी कितनी फैल गई है। और बीमारी का तो हमने सबब देखा अभी पैंडेमिक के दौरान कि कितने टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी गांव में वहां पे कोई जो इलाज का इंतजाम ही नहीं है। तो वहां पे इंतजाम का नहीं है तो वहां पे जो डेथ अपना होना ही है। फिर पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना हो रहा है, जिसकी वजह से कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फसलों पे असर पड़ रहा है, उससे कृषक की आमदनी के ऊपर असर पड़ रहा है।
तो उसका भी एक असर है कि वो और ज़्यादा है, और ये चीज़ें आने वाले समय में और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए हमको अभी कदम उठाने पड़ेंगे, अपना जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, और जो पॉलिसी मेकर हैं हमारे, उनको अपना जो बायस है, जो प्रो इंडस्ट्री प्रो अर्बन एरिया का बायस है, उसको बदलना पड़ेगा, जिससे कि प्रो रूरल, प्रो एग्रीकल्चर, प्रो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनकी तरफ जब हम नीतियां करेंगे तभी हमारा सिस्टम बदलेगा। उसके लिए जो ऑपोजिशन का रोल बहुत अहम है, क्योंकि जो सत्ता पार्टी है वो ये कर नहीं रही है। तो जब तक कि ऑपोजिशन एक जो स्ट्रॉन्ग इस पे मुहिम नहीं छेड़ेगा, जब तक कि जनता को वो बताएगा नहीं कि असली जो चीज़ें क्या हैं, तब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट की ज़रूरत है, और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो हमारे एनजीओज हैं, जो बाकी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका रोल इसमें बहुत अहम है। उनको कहना चाह रही हूँ कि हम इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि सरकार चाहे तो पॉलिसी बदल सकती है, यदि सरकार चाहे तो लोगों को रोजगार दिलवा सकती है, और ये सरकार जो है वो उसके पास में पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रही है। और शायद मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। मोदी सरकार को हटा देंगे और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी या दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो ऐसा करेगी। लेकिन मैं इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, वो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है कॉरपोरेट की तरफ, क्योंकि कॉरपोरेट जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनके ही समर्थन के साथ ये सरकार बनती है। तो ये सरकारें पीपल फ्रेंडली सरकारें नहीं हैं, और ये ऐसा करना चाहेंगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि किसी भी देश की सरकार अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को इतनी ज़्यादा लिंक्ड है कि जब तक आप वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने आप को उससे डीलिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो फाइनेंस कैपिटल है, जो कि आज पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे राज्य कर रहा है, डेट की जो मैग्नीट्यूड है वो जीडीपी की मैग्नीट्यूड से 3 गुना ज़्यादा है। तो पूरे फाइनेंस के ऊपर ये वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, और हमारा भी जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। तो जब तक हम उनसे छुटकारा नहीं पाते तब तक हमारी सरकार के पास ये फ्रीडम ही नहीं रहेगा कि वो जनहित की बात करे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि सरकार का कैरेक्टर क्या है और किस पैमाने पे जन आंदोलन चाहिए जो कि एक पीपल फ्रेंडली सरकार को ला सके और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डीलिंक करके एक मिसाल कायम कर सके, जो हिंदुस्तान कर सकता है क्योंकि हमारी जनसंख्या और हमारे रिसोर्सेज इतने हैं। लेकिन जन आंदोलन कैसे आएगा और कौन लाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे पर्याप्त मात्रा में है। पूरी दुनिया में 90 मिलियन लोग एक टाइम का भोजन करते हैं, मतलब एक टाइम भूखे सोते हैं, जिसमें से भारत में 189.2 मिलियन लोग एक टाइम का भोजन खाकर सोते हैं। पर्याप्त मात्रा में भोजन है। गेहूं गोडाउनों में सड़ रहा है हमारे यहाँ, पर हमारे लोगों को खाने के लिए सरकार गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या समझ में आती है? जी, ये बात मैं फिर कहूंगा, और मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जनता की इस दुर्दशा के लिए सरकार का कैरेक्टर जिम्मेदार है। सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? सरकार की प्राथमिकता में अगर सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हित होंगे तो उसकी प्राथमिकता में ये कैसे हो सकता है कि जो लोग देश में पर्याप्त खाद्यान्न होने के बावजूद जनता भूखमरी की शिकार है, तो क्यों है? इसके लिए निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़े क्रांतिकारी जन आंदोलन की आवश्यकता है, और वो जन आंदोलन केवल भारत तक ही सीमित ना हो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए व्यापक दृष्टिकोण से विश्व दृष्टि के साथ एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। यहाँ एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मुक्ति कभी एकांगी नहीं होती, ना हो सकती है। इसको व्यापक रूप से ही देखना चाहिए।
हम केवल अगर भारत को भूखमरी से मुक्त करने की बात सोचें तो वो पर्याप्त नहीं है। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखमरी का शिकार ना हो, तो इस भूखमरी की समस्या को विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। और जब हम भूखमरी की समस्या को विश्व दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष, हमारी राजनीति इस बात में भी होगी और होना चाहिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था को साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतों के शिकंजे से मुक्त किया जाए। जब वो मुक्ति विश्व को मिल जाएगी तो ही भारत की में भी खुशहाली आएगी, तभी भारत में भी भूखमरी समाप्त हो पाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज जो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बेशर्मी से कर रही है, उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने, उनको कुछ शर्म थी, इनको शर्म नहीं है, ये बेशर्म होते जनता के अत्याचार का नंगा नाच है लोग खेल रहे हैं। तो इसलिए हमको विश्व दृष्टिकोण के साथ ही इस समस्या को देखने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार राशन को गोडाउन में सड़ा सकती है, शराब माफिया को होने पौने दांव पर देने के लिए तैयार है, पर जनता को देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी चर्चा में ये भी बात निकल कर आई, ये भी प्रश्न है कि गरीबी रेखा की परिभाषा को बदलना अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए बदलना आवश्यक है कि सरकार जो पुरानी परिभाषा के अनुसार लोगों के नाम गरीबी रेखा की सूची से काट रही है और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे देश से गरीबों की संख्या घट गई, हमारे देश के लोग अमीर हो गए। इसलिए इस परिभाषा का बदलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आज की ये डॉक्टर